तो ही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज बात करेंगे अधिगम के बारे में ही बात करेंगे। रीट का ये दूसरा यूनिट है दोस्तों। चारों तरफ बरसात है, उसका आनंद ले रहे होंगे घर पे बैठ के, और आप पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, समय का सदुपयोग बड़े ही शानदार अंदाज में कर रहे होंगे दोस्तों आप, है ना। आपको जानकारी के लिए एक बात बताऊं, शेर कभी मुस्कुराता नहीं है, बड़ी शांत स्वभाव से जंगल में रहता है, लेकिन जंगल का राजा कहलाता है। जहां से गुजर जाता है पशु पक्षी अपना तन छोड़ जाते हैं। जो शांत भाव से तैयारी करता है अपने लक्ष्य के प्रति, वो आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और आपको बता दूं कि जो आदमी लगातार पढ़ता है, क्योंकि कोचिंग ये तो लग नहीं रही है और सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है, और मैं क्रमबद्ध तरीके से साइकोलॉजी की क्लास सारगर्भित तरीके से 7 या 8 किताबों का सार है, कम से कम 7-8 किताबों का सार है। और उम्मीद करता हूं जब सारी वीडियो आप देख लोगे, नोट्स बना लोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या करवाया गया, और जब पेपर आएगा आपके सामने तब आपको इसका प्रतिफल की प्राप्ति होगी। और दूसरी बात, जब आप देखते हो तो उसके बाद में नोट्स बनाओ, तो उसके बाद में आप कमेंट में जरूर बताया करो क्या कमी है, क्या अच्छा है। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो मैं नया सुधार करने का प्रयास करता हूं, दूसरी बात आपको आंकलन हो जाता है कि इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए थी, या ये ज्यादा बताया है, या कुछ और, है ना। मैं अपने 20 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ साझा करने जा रहा हूं दोस्तों। दूसरा यूनिट चल रहा है रीट का, लेकिन आपको बता दूं सी टेट, एमपी टेट, एच टेट, पी टेट, इन सब के अंदर 80% सिलेबस है वो लगभग सेम है, लगभग सेम है। इसके अलावा साइकोलॉजी के जो नेट की है क्लासें, बहुत जल्दी जब ये रीट कंप्लीट हो जाएगा तो साइकोलॉजी नेट की भी क्लासें को मैं शुरू करूंगा, साइकोलॉजी नेट की। तो दोस्तों अपने बात कर रहे हैं अधिगम की, और अधिगम के अंदर हमारा व्यवहारवाद कंप्लीट हो गया है। क्या कंप्लीट हुआ है? व्यवहारवाद कंप्लीट हो गया है। क्या कंप्लीट हो गया? व्यवहारवाद। अब हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञानवाद। हमने आपको बताया था कि 2 भागों में इसको बांटा था, व्यवहारवाद और दूसरा कौन सा? संज्ञानवाद। तो ये पहला, और दूसरा कौन सा? संज्ञानवाद। तो जो संज्ञानवाद है किसे कहते हैं? संज्ञानवाद किसे कहते हैं? पहला प्रश्न भाई, जिसके अंदर ज्ञान निहित है, और ज्ञान किसकी देन है? बुद्धि की। कहां से पैदा होता है ज्ञान? बुद्धि से, विवेक से, सोचने की, समझने की क्षमता, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लेना, प्रतीक के आधार पे, लक्ष्य के आधार पे, समग्रता के आधार पे, अंश से हर की तरफ चलना, हर से अंश की तरफ चलना, पूर्ण से अंश की तरफ चलना, अंश से पूर्ण की ओर चलना। ये सारा क्या चीज है? अचानक सूझ, अंतर्दृष्टि पैदा हो जाना। यानी कि जो बात कर रहे थे व्यवहारवाद, वो किस पर बल दे रहा था? प्रयास, प्रयत्न, भूल, उस चीज के ऊपर बल दे रहा था। यानी कि शरीर के ऊपर बल दे रहा था। ज्यादातर किस पर बल दे रहा था? शरीर पे। और जो संज्ञानवाद है ये बुद्धि, मन पर बल दे रहा है। किस पर? बुद्धि, मन, विवेक, इसके ऊपर बल दे रहा है संज्ञानवाद दोस्तों। तो संज्ञानवाद समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं? जो हमारी बुद्धि के आधार पर फैसले लिए जाते हैं, जो आंतरिक ज्ञान है, मन का ज्ञान। मन जो सोचता है, विचारता है, किसी नए विषय वस्तु के साथ, पुराने ज्ञान के साथ आत्मसात करता है, उसको क्या बोलते हैं? संज्ञानवाद कहते हैं। और संज्ञानवाद, इसके 2 भाग हैं दोस्तों। कौन से हैं? इसके 2 भागों में हम पढ़ेंगे। कौन से? एक तो इसको पढ़ेंगे हम क्लासिक। कौन सा? क्लासिक संज्ञानवाद। कौन सा? क्लासिक संज्ञानवाद। दूसरा हम कौन सा पढ़ेंगे? आधुनिक संज्ञानवाद। कौन सा? आधुनिक या मॉडर्न संज्ञानवाद। कौन सा? आधुनिक संज्ञानवाद। दूसरी तरफ क्लासिक को क्या बोलते हैं? परंपरागत संज्ञानवाद। परंपरागत, क्लासिक का मतलब परंपरागत, जो पुराने समय से चला आ रहा है। आधुनिक संज्ञानवाद का मतलब क्या है? नवीनतम जो ज्ञान जोड़ा जाए, नवीनतम ज्ञान बुद्धि विवेक में जोड़ा जाए वो। दूसरी बात है, संज्ञानवाद व्यवहारवाद के विरोध स्वरूप पैदा हुआ। क्या था? ये व्यवहारवाद किसके ऊपर बल दे रहा था? किसके ऊपर बल दे रहा था? शरीर के ऊपर बल दे रहा था, शरीरिक क्रियाओं के ऊपर बल दे रहा था वो।
है ना। दूसरी बात है प्रयत्न, भूल, अभ्यास, उद्दीपन, उस चीज के ऊपर बल दे रहा था। जबकि दूसरी तरफ ये जो बल दे रहा है ये बुद्धि, विवेक, मन, है ना, समग्रता, ये सारी चीजें, अनुकरण, ये सारी चीजों के ऊपर बल दे रहा है। कौन सा? संज्ञानवाद। तो जो है क्लासिक संज्ञानवाद इसको, और उसको आधुनिक संज्ञानवाद, दो भागों में बांट लिया हमने। संज्ञानवाद को हमने दो भागों में बांट लिया, क्लासिक संज्ञानवाद और आधुनिक संज्ञानवाद। दोस्तों अब बात आती है क्लासिक संज्ञानवाद के समर्थक विद्वान कौन हैं? ठीक है, इसके समर्थक विद्वान जर्मनी के विद्वान है कोहलर, कोफका और वर्दीमर। कौन से हैं? कोहलर, कोफका, कोफका और वर्दीमर। कौन है? वर्दीमर। और इसके समर्थक विद्वान कौन कौन है? जीन प्याजे। कौन है? जीन प्याजे। याद रहेगा ना। इसके समर्थक विद्वान कौन है? ऊसवेल, ऊसवेल। और कौन है इसके समर्थक विद्वान? ब्रूनर। और कौन है? बांडूरा। कौन है? बांडूरा। इस सब के बारे में बात करेंगे, आधुनिक संज्ञानवाद पे, क्लासिक संज्ञानवाद पे बात करेंगे। और आप लोगों को पता है कोहलर, कोफका और वर्दीमर ये कहाँ के विद्वान थे? जर्मनी के विद्वान थे। किसके विद्वान थे? जर्मनी के विद्वान थे। जो संज्ञानवाद है, संज्ञानवाद आपने पता होगा, संज्ञानवाद का सिद्धांत किसने दिया था? जीन प्याजे ने दिया था। किसने दिया था? संज्ञानवाद का सिद्धांत किसने दिया था? जीन प्याजे ने दिया था। आपको पता ही होगा। और आपने नाम सुना होगा गेस्टाल्टवाद। आपको पता है संज्ञानवाद तो यहां पर दिया तो इन्होंने, लेकिन आपको पता है इसके समर्थक विद्वान जिन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे? आपको पता होगा, गेस्टाल्टवाद का नाम सुना होगा, गेस्टाल्टवाद। और गेस्टाल्टवाद का प्रयोग किसने किया था? कोहलर, कोफका और वर्दीमर ने किया था। किसने किया था? कोहलर, कोफ्ता और वर्दीमर ने। अब आपसे प्रश्न पूछूंगा मैं कि जो संज्ञानवाद का, सॉरी, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत था वो किसने दिया? ठीक, सिद्धांत किसने दिया और इस पर प्रयोग किसने किया? दो अलग अलग प्रश्न है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। संज्ञानवाद के बारे में पढ़ेंगे अपने। क्या पढ़ेंगे? संज्ञानवाद। संज्ञानवाद को कितने भागों में बांटा था? दो भागों में बांटा। कौन कौन सा? क्लासिक संज्ञानवाद और दूसरा, एक तो क्लासिक और एक नवीन संज्ञानवाद। और जो क्लासिक संज्ञानवाद था उसके समर्थक विद्वान अभी हमने बताया कौन कौन से थे? कोहलर, कोफ्ता, वर्दीमर, जीन प्याजे, टोलमैन, ये लोग थे। तो जो सबसे पहले थे कौन थे? वर्दीमर, कोहलर, कोफका। कौन थे? वर्दीमर, कोहलर और कोफका। सबसे पहले इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। इनके बारे में पढ़ेंगे कि वर्दीमर जो था उन्होंने एक सिद्धांत दिया था गेस्टाल्टवाद का, अंतःदृष्टि का सिद्धांत। सबसे पहले याद रखना, जो सिद्धांत दिया था गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत वो वर्दीमर ने दिया था। जबकि गेस्टाल्टवाद का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान थे उनका नाम था कोहलर। दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि गेस्टाल्टवाद किसने दिया था। तो गेस्टाल्टवाद जो सिद्धांत दिया था वो वर्दीमर। याद कैसे रखोगे? वर्दी का मतलब वर्द आदमी, वर्द आदमी पुराना होता है तो सबसे पहले सिद्धांत वर्दी देगा। और प्रयोग किसने किया था? कोहलर ने। और ये लोग कहाँ के थे? जर्मनी के। और आपको ये मैंने पहले ही बता दिया कि जो संज्ञानवाद था वो व्यवहारवाद के विरोध में पैदा हुआ था। क्या था? व्यवहारवाद के विरोध में पैदा हुआ था। और ये जो सिद्धांत है वर्दीमर, कोहलर, कोफ्ता ने कौन सा प्रयोग किया था? अंतःदृष्टि का सिद्धांत प्रदान किया था। कौन सा दिया था? अंतःदृष्टि का सिद्धांत प्रदान किया था। और इनका जो सिद्धांत था अंतःदृष्टि के, उसके 7, 8, 10 नाम हैं। वो एक छोटी सी कहानी है, उसके माध्यम से बता रहा हूं। तो सबसे पहले मेरा एक भतीजा है जिसका नाम अवय। पहले ये सुने, फिर उसके बाद में विस्तार से इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेरा एक भतीजा है जिसका नाम है अवय। क्या नाम है? अवय।
तो उसकी छोटी सी कहानी है, संपूर्ण या समग्र या पूर्ण विश्व में, देखो मैंने ये लिखा है, संपूर्ण या समग्र या पूर्ण विश्व में प्राकृतिक आपदा आ गई। क्या आ गई? प्राकृतिक आपदा आ गई। और जब प्राकृतिक आपदा आ गई उसी समय की बात है, तो मेरे भतीजे ने, किसने? मेरे भतीजे ने, अभय, भतीजे का नाम क्या? अभय। उसने तत्काल वास्तविक स्थिति को संभालने के लिए सबको गैस चूल्हे बांटे ताकि समग्र संसार के लोगों का अंत न हो जाए। एक छोटी सी बात है, क्या चीज है कि एक समय की बात है और सारे संसार में प्राकृतिक आपदा आ गई। देखो सारे संसार में, तो सारे संसार का मतलब है संपूर्ण, संपूर्ण, समग्र या पूर्ण, पूर्ण, संपूर्ण। तो यहां पर क्या बनाया हमने? सबसे पहले संपूर्णता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? संपूर्णता का सिद्धांत, संपूर्णता का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद में संपूर्णता का सिद्धांत, समग्र का मतलब समग्रता का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का ही अन्य नाम है ये। दूसरा कौन सा है? समग्रता का सिद्धांत। कौन सा है? समग्रता, समग्रता का सिद्धांत। तीसरा कौन सा है? पूर्ण से पूर्णता का सिद्धांत। कौन सा है? पूर्णता का सिद्धांत। उसके बाद में कौन सा है? प्राकृतिक आपदा की, मैंने अपनी तरफ से कहानी के अंदर जोड़ ली, फिर प्राकृतिक आपदा आ गई तो मेरे भतीजे अवयव, अवयववादी सिद्धांत। कौन सा है? अवयववादी सिद्धांत, अवयववादी सिद्धांत। अब उसके बाद में तत्कालिक सिद्धांत। कौन सा है? तत्कालिक सिद्धांत, इसका एक नाम है तत्कालिक सिद्धांत भी है। तत्कालिक स्थिति में वास्तविक स्थिति को संभालने के लिए, क्या चीज है? वास्तविक सिद्धांत भी कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? वास्तविक सिद्धांत भी बोलते हैं इसे। वास्तविक सिद्धांत आ जाए तो आपको इसी को ही समझना है, वास्तविक सिद्धांत। और गैस चूल्हा बांटे तो गैस से गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। कौन सा? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। और फिर उसके बाद में समग्र मैंने ऑलरेडी पहले ही ऊपर वो लिख दिया है, सब लोगों का अंत न आ जाए तो अंतःदृष्टि का सिद्धांत। कौन सा है? अंतःदृष्टि का सिद्धांत। कौन सा है? अंतःदृष्टि का सिद्धांत। दोस्तों जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, सूझ का सिद्धांत, इस सिद्धांत का नाम क्या है? अंतःदृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। और वर्दीमर कोहलर कोफ्ता ने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है सूझ का सिद्धांत। क्या नाम है? सूझ का सिद्धांत। और सूझ के सिद्धांत के अन्य नाम बताएंगे आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, और बहुत आसानी से इसको याद रखा जा सकता है। कैसे? तो सबसे पहले सारे संपूर्ण समग्र विश्व के अंदर, संपूर्ण समग्र पूर्ण विश्व में प्राकृतिक आपदा आ गई। और प्राकृतिक आपदा का जो समय है वो चल ही रहा है। आप लोगों को पता है, पहले कोरोना महामारी, अब जल प्रलय आ रही है, और पता नहीं और क्या क्या आने वाला है, ये तो ईश्वर ही जाने। तो यहां पर क्या चीज है? प्राकृतिक आपदा आ गई तो मेरा भतीजा है, मेरा भतीजा जिसका नाम क्या है? अभय। वो बड़ा दिल का साफ है, दरिया दिली है। उसके बाद में जो भतीजा अभय है उसने तत्काल का मतलब तुरंत वास्तविक स्थिति को संभालने के लिए, वास्तविक स्थिति को संभालने के लिए सबको गैस चूल्हे बांट दो, ताकि गैस चूल्हा, थोड़ा सा अनाज बांट दो ताकि वो भोजन बना कर खा ले और प्राकृतिक आपदा से निपट सके। तो यानी कि गैस चूल्हे को बांटे ताकि समग्र संसार के लोगों का अंत न हो, कुछ ना कुछ तो बन जाए, अंत से अंतःदृष्टि का। इसमें से, इस स्टोरी में से हमने ये चीजें निकाल ली है। देखो संपूर्ण से संपूर्णता हो गया, ठीक है। इस प्रकार मेरे भतीजे के सूझबूझ से संसार बच गया, भतीजे की सूझबूझ से। तो यहां पर क्या चीज है? सूझ का सिद्धांत है। यहां पर पूर्ण आ गया, यहां पर भतीजा अवय, अवयवाद आ गया, तत्काल आ गया, वास्तविक आ गया, गैस से गेस्टाल्टवाद आ गया, और उससे बाद में अंत से अंतर्दृष्टि हो गया। तो दोस्तों ये सिद्धांत गेस्टाल्टवाद क्या कहता है? पूर्णता से अंश की तरफ चलना, पूर्णता से अंश की तरफ चलना। यहां पर क्या चीज है? पूर्णता से अंश की तरफ। अब पूर्णता है क्या? देखो सबसे पहले हम गुलाब के पौधे को देखते हैं, उसके संपूर्णता के रूप में देखते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं इसमें कांटे भी लगे हुए हैं, कांटों के अंदर फूल खिला हुआ है, फिर खुशबू के बारे में, फिर ये पानी कितना लेता है, फिर छोटी छोटी बात अंशों की तरफ चलते हैं, है ना। हम सबसे पहले ओनली किताब हमारे मन में आती है, संपूर्ण रूप से
उसके बाद में ज्ञान, फिर उसमें अक्षर कैसे क्या है, पन्ने कैसे लगी हुई, लिखी किसने है, उसका रेट क्या है, यानी कि अंश की तरफ हम बाद में चल रहे हैं। जिसी प्रकार साइकिल है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में समग्र जो एक पिक्चर बनती है साइकिल की, लेकिन साइकिल के पुर्जे तो बाद में आएंगे ना। उसी प्रकार ईश्वर समग्रता उसके अंदर समाहित है, लेकिन फिर उसके बाद में ईश्वर कहाँ रहता है, क्यों ईश्वर दिखाई नहीं देता, ईश्वर क्या कर सकता है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। वो कहां पर है, अंश की तरफ। तो यहां पर संपूर्ण दिखता है सबसे पहले, बहुत सारी चीजें। सबसे पहले भैंस, ये समग्र है, लेकिन दूध कितना देती है, टांग कितनी है, पूंछ, उसके सींग, उसकी आंखें, ये सारी चीजें बाद की बात है। इसीलिए कहता है ये संपूर्णता पर बल दे रहा है, संपूर्णता के अंश की ओर चलता है। संपूर्णता, समग्रता, पूर्णता, ये सारी एक ही चीज का है। अवयववादी तत्काल, तत्काल का मतलब होता है तुरंत, सूझ कभी भी अभ्यास के द्वारा नहीं, कभी बार बार प्रयास के द्वारा नहीं, अचानक पैदा होती है, अचानक एकदम पैदा होती है, तत्काल, और अचानक ही उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है। गेस्टाल्टवाद शब्द है, ये जर्मनी का है, क्या, जिसका मतलब क्या है, समग्र, संपूर्ण, ये इसी का मतलब है। ठीक है। अंतर्दृष्टि का मतलब है अंदर से ज्ञान चक्षु खुलना, अंदर का ज्ञान, आत्मा का, मन का, अंदर का ज्ञान जब बाहर आता है। ठीक है, उसके बारे में। तो यहां पर सूझ, ये कहता है कि सूझ अचानक, वर्दीमर कोहलरकोफ का क्या कह रहे हैं कि सूझ अचानक पैदा होती है। क्या पैदा होती है, अचानक पैदा होती है। इसी के ऊपर इन्होंने प्रयोग करके और सिद्ध किया। तो सबसे पहले ये जो संज्ञानवाद है व्यवहारवाद के विरोध में पैदा हुआ। कब पैदा हुआ, व्यवहारवाद के विरोध के अंदर पैदा हुआ। उसके बाद में बात उठती है दोस्तों, ये जो संज्ञानवाद की उत्पत्ति कहां से मानी जा रही है, जर्मनी से मानी जा रही है। कहां से, ये सिद्धांत जो है, जो कौन सा, सूझ का सिद्धांत वर्दीमर कोहलरकोफ का, इन तीनों लोगों ने दिया, ये कहां के थे, ये जर्मनी के थे। कहां के थे, जर्मनी के थे, ये याद रखना। फिर प्रश्न आता है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत देने वाले विद्वान कौन थे, देने वाले थे वर्दीमर। ठीक। उसके बाद में प्रश्न आता है प्रयोग करने वाले पहले विद्वान कौन थे, कोहलर थे। कौन थे, कैनारी द्वीप है जर्मनी में। जर्मनी में कौन सा द्वीप है, जर्मनी में एक द्वीप है कैनारी। कौन सी है, कौन सा द्वीप है, कैनारी द्वीप है दोस्तों, कैनारी, कैनारी द्वीप है। और वहां पर प्रयोग किए थे इन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी पर। किस पर प्रयोग, तो बहुत सारे किए थे, लेकिन इन्होंने बुद्धिमत्ता का जो प्रयोग को सिद्ध करने के लिए कि ज्ञान अंदर से ही अचानक ही पैदा होता, उसको दिखाने के लिए लोगों को, तो इन्होंने प्रयोग किया था वन मानुष के ऊपर। और वन मानुष का नाम था सुल्तान, क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्धिमान वही था। वैसे इन्होंने 6 वन मानुषों पर प्रयोग किए थे। कितने पर किए थे, लेकिन जो सुल्तान नामक चिंपांजी पर जो प्रयोग किया वो सबके सामने स्पष्ट दृष्टिगोचर किया गया। कैसे उसको कमरे के अंदर बंद किया गया, उसके बारे में अपने बात करते हैं इनका। तो इन्होंने कैनारी द्वीप के ऊपर प्रयोग किया, किसने, कोहलर ने, और 3 बार प्रयोग किए। कितनी बार प्रयोग किए, 3 बार प्रयोग किए। और 3 बार प्रयोग के द्वारा इन्होंने अंतर्दृष्टि को लोगों के सामने लाए। सबसे पहले एक भूखा चिंपांजी जिसका नाम क्या है, सुल्तान, उसको कमरे में बंद किया गया और कमरे के बाहर केले रख दिए गए। और भूख लगी हुई थी चिंपांजी को, उसने हाथ पैर मारने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। उसने सारी चीजों का अवलोकन किया, उछल कूद भी की, बात नहीं बनी। तो वहां पर एक छड़ी रखी हुई थी और वो थोड़ी सी मुड़ी हुई इस प्रकार रखी हुई थी, और वो कि केलों की रेंज में आ जाए। तो उसने उस छड़ी के द्वारा केले खींच लिए। उसका अचानक ध्यान गया छड़ी के ऊपर, और उसने खींच के और केलों को खा लिया। उसके बाद में जब दूसरा प्रयोग किया गया, तो उसी कमरे की छत पर बहुत सारे केले बांध दिए गए, केले बांध दिए गए, और उसके अंदर बक्से रख दिए गए। अब वो घूम रहा है इधर उधर, और उसके पास में 2 छड़ी भी रख दी। अब वो काफी ज्यादा परेशान है, तनाव में है, क्योंकि वो केले दूर है, हाथ उनको उछल कूद कर रहा है लेकिन पहुंच नहीं रहा है। लेकिन संयोग से जब वो ऐसे कर रहा था, वो दोनों डंडियां जुड़ गई, क्योंकि बनाई भी ऐसी थी। और फिर उसने खींच के वो तोड़ ली और खा लिया। उसके बाद में तीसरी बार प्रयोग किया गया, उसके अंदर बक्से रखे गए, और वो छड़ी तो थी उसके पास। अब उसने देखा बक्सा, 2 बक्से रखे हुए थे, तो फिर उछल कूद, फिर बक्से के ऊपर बक्सा रखा और उसके ऊपर चढ़ के और उसने केले तोड़ लिए। 3 बार उसने प्रयोग किए। और किस पर किए, अब मेन बात आती है कि इसे क्या साबित हुआ।
साबित क्या हुआ, क्या साबित करना चाह रहे हैं ये? साबित दोस्तों ये करना चाह रहे हैं कि ये बंदा कहता है कि सबसे पहले किसी भी चीज का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहले लक्ष्य। ठीक है जी। तो यहां पर लक्ष्य क्या चीज है? केला है। क्या चीज है? केला है। लेकिन केला ऊंचा है, बंधा हुआ है, तो बाधा है कि नहीं है? है ना बाधा भी, केले के बीच में और आपके वहां पर बाधा है। और जब बाधा है तो क्या पैदा होगा? तनाव। क्या पैदा होगा? तनाव पैदा होगा, होगा ना। और जब तनाव पैदा होगा तो वहां पर चिंपांजी ने उछल कूद मचाई और अचानक उसमें सूज पैदा हो गई। क्या पैदा हो गई उसमें? अचानक सूज पैदा हो गई। और जब उसके अंदर सूज पैदा हुई तो उसने पहले छड़ियों को जोड़ लिया, है ना, संगठन बना लिया। क्या बना लिया? संगठन। और फिर उसके बाद में दूसरी बार फिर पंगा हुआ, ऊंचे कर दिए केले, बक्से पर बक्सा। तो उस ज्ञान के द्वारा उसने बक्से पर बक्सा रखा, पुनः संगठन बन गया। क्या बन गया? पुनः संगठन बन गया। संगठन है, और फिर दोबारा संगठन बनाया गया और वो केलों तक 3 प्रयोगों के द्वारा पहुंच जाता है। तो यानी कि एक थ्योरी है इनके सिद्धांत की। पहली थ्योरी क्या है कि सबसे पहले लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप में सूझ पैदा होगी तो उसके लिए लक्ष्य बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लक्ष्य का मतलब सबसे पहले यहां पर क्या कह रहा है? समग्रता, संपूर्णता। सबसे पहले आपके सामने है लक्ष्य, केले। अब उसके बाद में छोटे छोटे पार्ट आते हैं। तो जब यहां पर केले लक्ष्य है और फिर बाधा है, बीज के अंदर जो दूरी है वो बाधा है। उसके बाद में क्या चीज है दोस्तों? तनाव पैदा होगा। क्या पैदा होगा? तनाव पैदा होगा। अब उसके बाद में वो संगठन बनाता है, फिर पुनः संगठन। मैं इसी सूझ के ऊपर आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं दोस्तों। मैं जब छोटा था तो मेरा होमवर्क पूरा नहीं किया हुआ था, सामाजिक का होमवर्क पूरा नहीं किया हुआ था, और मैं शायद 3री या 4थी क्लास में रहा हुआ। और मैं खेलने में ध्यान रखता था, गलियों के अंदर खेलता था, और मेरा होमवर्क पूरा नहीं था। और जब मेरा होमवर्क पूरा नहीं था ना, तो मास्टर जाते ही पूछा, हाँ भाई होमवर्क पूरा क्यों नहीं है तेरा? तेरी किताब कहाँ, कॉपी कहाँ, चेक करवा। मास्टर ने कह दिया। अब मैं उनके पास गया और मैं जाके ऐसे खड़ा हो गया, क्या बात है? मैंने कहा जी मेरी जो कॉपी थी वो गाय खा गई। बोल गाय खा गई कैसे? मैंने कहा जी मैं बाहर पढ़ रहा था और वहां पर मेरी कॉपी गाय खा गई। बता, नई कॉपी के अंदर होमवर्क कब पूरा कर लेगा? मैंने कहा जी सोमवार को। उस दिन बुधवार था। मैंने सोचा 3-4 दिन तो आराम से खेल लेंगे। जब संडे आया ना, तब मेरी याद 3 दिन ठाठ से खेला, और फिर कोई जो पुराने वाली कॉपी थी ना उसके 1-2 पन्ने छोड़ के और उसी में होमवर्क पूरा कर लिया। अब मास्टर बड़ा तेज। अब मास्टर जी ने कहा, पीछे पन्ना पलट के देख लिया, इसमें मेरे पहले दूसरे चैप्टर के ऊपर तो मेरे साइन हुए हुए हैं। तू तो कह रहा था गाय कॉपी खा गई। मैंने कहा मेरे भाई ने मेरे को ये कहा तेरी गाय कॉपी खा गई है। अब उसके बाद मैंने ढूंढा तो वो मिल गई थी घर पे। तो यहां पर सबसे पहले क्या चीज है? मेरा पहला लक्ष्य था कि मास्टर से कैसे बचना है, और डंडा उनके हाथ में है ना। तो मैंने क्या कहा? बाधा उत्पन्न हो गई। क्या थी? और बाधा से क्या पैदा हो गया? तनाव। क्या पैदा हो गया? तनाव पैदा हो गया। तो मैंने संगठन बनाया कि गाय कॉपी खा गई। मास्टर ठंडा हो गया, चलो ठीक है, पूर्णता तक पहुंच गए। लेकिन दूसरी बार जब पंगा पैदा हुआ तो मैंने पुनः संगठन बना लिया। क्या बना लिया मैंने? पुनः संगठन बना लिया। दोस्तों ये कहते हैं कि सूझ अचानक ही पैदा होती है। इसीलिए टीचर जब बच्चे को पढ़ाए तो यहां पर कहता है उसके अंदर की सूझ पैदा करें, लक्ष्य की तरफ ध्यान रखवाएं। सी योर गोल, एम्ब्रेस द चैलेंज। कि बच्चे के अंदर एक अंदर की जो भावना है उसको जगाएं, उसकी अंतर्दृष्टि को मोटिवेशन प्रदान किया जाए, और उस मोटिवेशन के द्वारा वो ऊंचाइयों की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों कैसे प्रश्न आ सकता है, अब इस पर बात करें। तो सबसे पहले संज्ञानवाद किसके विरोध में पैदा हुआ? व्यवहारवाद के। ठीक है। और फिर हमने बात कहा भी संज्ञानवाद जो है उसको कितने भागों में बांटा? हमने 2 भागों में बांटा संज्ञानवाद को। 2 भाग कौन कौन से हैं? क्लासिक संज्ञानवाद और आधुनिक संज्ञानवाद, यानी कि अक्लासिक संज्ञानवाद, आधुनिक संज्ञानवाद को। और जो क्लासिक संज्ञानवाद के समर्थक विद्वान कौन है? कोहलर, कोफका, वर्दिमर,
जीन पियाजे का सिद्धांत, और जो तीसरा विद्वान है टोलमैन, इनके ऊपर अपने बात करेंगे। अब फिर प्रश्न आया था कि संज्ञानवाद को ओवरऑल हम क्या कहेंगे। संज्ञानवाद है अंतर्दृष्टि जगाना, ठीक है, अंदर की जो बुद्धि विवेक, उसके बाद में कल्पनाशीलता, उसके बाद में लक्ष्य, उन सारी चीजों को समग्रता, पूर्ण ज्ञान, जो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ के पढ़ना, इन सब के ऊपर संज्ञानवाद कहता है। लेकिन उसके बाद में संज्ञानवाद के अंदर हम बात कर रहे थे क्लासिक की। क्लासिक मतलब परंपरावादी जो ज्ञान है, परंपरावादी ज्ञान क्या कहता है, संपूर्णता से अंश की तरफ चलना, संपूर्णता से अंश की तरफ जाने के ऊपर बल देता है। कौन है? संपूर्णतावाद कहता है पूर्णता से अंश की तरफ जाने पर बल देता है। और उसी के ऊपर हमने पहला जो सिद्धांत है, कौन सा? सूज का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया है? सूज का सिद्धांत। किसने प्रदान किया? वर्दिमर, कोहलर और कोफका ने। और आपको बताया, इसको आप ये भी कह सकते हो, आहा का सिद्धांत भी कह सकते हो। आहा, कौन सा सिद्धांत? आहा, क्योंकि आहा, बालक के अंदर आहा पैदा होता है। आहा के ऊपर भी आगे हम बात करेंगे। आहा क्या है? छोटे छोटे बातें हैं, ये प्रश्न आ सकता है, आहा का सिद्धांत किसे कह सकते हैं। उसके बाद में हमने ये बताया आपको कि वर्दिमर कोहलर ने सूज का सिद्धांत दिया, उसके अन्य नाम क्या हैं, ये सारे के सारे आठों के नाम लिख दिए। उसके बाद में छोटी सी एक स्टोरी भी बना दी। क्या बना दी? छोटी सी स्टोरी भी बना दी। ठीक है दोस्तों, अब अपने अगला जो जीन पियाजे का सिद्धांत है, जीन पियाजे का सिद्धांत है, वो मैं कल लेकर आऊंगा। हालांकि इसके अंदर भी मैं करवा देता, लेकिन लंबी हो जाएगी वीडियो बहुत ज्यादा। कई दोस्त ये कहते हैं कि सर वीडियो थोड़ी सी लंबी बनाएं। दोस्तों मैं लंबी तो बना दूंगा, फिर आप उसके अंदर इंटरेस्ट महसूस नहीं कर पाओगे। आपको सूज का सिद्धांत बताया, प्यारा सा सिद्धांत है, इसके दूसरे नाम आपको याद, यहां से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अब मैं आपको यह भी याद रखना है, ये सिद्धांत कब दिया गया? 13 से लेके 1913 से 1918 के बीच के अंदर प्रयोग किया। नारी द्वीप पर 3 बार प्रयोग किया। 2 छड़ियों को जोड़ना तो बाधा उत्पन्न होगी ना, तब तनाव पैदा हुआ, तो पुनर्संगठन कैसे बना, ये सारी चीजें उसके बाद में जो किताब के अंदर पढ़ोगे तो ये सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी। अब 5 स्टेज बताई गई है इसमें। सबसे पहला कौन सा है? लक्ष्य, उसके बाद में बाधा, उसके बाद में तनाव, उसके बाद में संगठन, और फिर पुनः संगठन। ये सारी चीजें, ये कहाँ के रहने वाले थे? इनमें चौथा विद्वान और दे देंगे कि सूज के सिद्धांत में कौन सा विद्वान शामिल नहीं था। यह प्रश्न आ सकता है कि सूज का सिद्धांत किसने दिया? वर्दिमर साहब ने दिया। किसने दिया? वर्दिमर साहब ने दिया। उसके बाद में लेकिन प्रयोग सबसे पहले किसने किया? कोहलर साहब ने। इसको और क्या कहते हैं? आहा का सिद्धांत। ये कम किताबों में देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो संज्ञानवाद है, उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग, क्लासिक और दूसरा कौन सा है? आधुनिक संज्ञानवाद। उसके बाद में इनमें से कोई भी एक नाम अलग से दे देगा, निम्न में से कौन सा ये सूज के सिद्धांत का नाम नहीं है, ये सूज का सिद्धांत है। कब से कब आया सूज का सिद्धांत? 1913 से 1918 के बीच में। कहाँ के विद्वानों ने? जर्मनी के विद्वानों ने प्रदान किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप तैयार हैं पेपर के लिए? जिस दिन पेपर होगा मैं लाइव आऊंगा, तो सारे भाई बंधु दोस्त हैं उनको बता देना। दूसरी बात दोस्तों, आपके कमेंट बहुत कम आते हैं, उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूं। आप लोग पूर्ण तरह से पढ़ के बताते ही नहीं है आप किसमें कमी क्या है, अच्छा क्या लगा आपको। दूसरी चीज, अपने ग्रुप जो हैं भाई बंधु दोस्तों को मैं इतना ही तो कहता हूं कि उनको जरूर भेजा करो, शेयर किया करो। ठीक, तो धन्यवाद।